वही आंगन है, और आंगन में बिछा हुआ तख्त भी वही है जो आज से कई साल पहले भी हुआ करता था। और उस पर बैठी सीमा आज भी अपने मायके से ससुराल जाने को तैयार बैठी थी। पर आज यहाँ के दृश्य के साथ साथ रिश्ते, रिश्तेदार, भावनाएं और सोच सब बदल चुके थे। 2 साल पहले जब वह यहाँ से विदा हो रही थी, तब माँ को बीमार हालत में छोड़कर जा रही थी। जाते जाते बार बार अपनी भाभीयों से भाई से गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि माँ की तबीयत की खबर उसे देते रहें। सबने उसे सांत्वना दी थी। पिताजी से भी यही कह कर गई थी कि तबीयत की खबर देना तो दूर, माँ इस दुनिया को ही छोड़ गई और किसी ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वह जब भी मायके आती तो माँ इसी बरामदे में या बाहर चौक में बैठी मिलती। चूंकि उसके आने के समय सुबह का ही होता था और अक्सर वह सर्दियों में आती थी, तो माँ कभी अलाव के पिताजी के पास हाथ सेकती बैठी मिलती, तो कभी चाय पीती या कुछ और काम करती हुई। वह जैसे ही बड़े गेट पर आकर खड़ी होती तो माँ पिताजी उसे स्तब्ध होकर टकटकी लगाए देखते रहते, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। लगता कि वह पलके जब पाएंगे तो वह गायब हो जाएगी। उन्हें यकीन हो जाता तो माँ अपने घुटनों का दर्द भूलकर उसके पास तेजी से चलकर आती। ज्यादा ना चलना पड़े इसलिए वह खुद ही तेजी से चलकर जाती और उनके गले लग जाती। माँ की बाहों में सिमट कर छोटी बच्ची बन जाती। मन करता कि वो उनसे कभी अलग ना हो। फिर माँ उसका बैग उठाने के लिए आगे बढ़ती, पर मैं मना कर देती, कहती तुम रहने दो, मैं रख दूंगी। माँ आवाज लगाकर चाय मंगाती। वह जब तक मायके रहती माँ की दुनिया बेटी की और बच्चों के आसपास घूमती। वह कभी उसे अकेले नहीं छोड़ती। उसके बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, उनको कुछ नया खाने का मन तो नहीं। यही कोशिश में रहती कि शहर से आई उनकी बेटी और बच्चों को कोई परेशानी तो हो। यहाँ घर में सभी हैंडपंप के ताजे पानी से नहाते, पर सीमा के बच्चों को गर्म पानी से नहाने की आदत थी, इसलिए माँ चूल्हे पर पानी गर्म करती थी। जब वापस जाने की बात माँ को बताती थी कि फलां दिन उसे जाना है, तो उसे उदास होकर चुपचाप देखती, फिर कहती इतना जल्दी जाना जरूरी है, कुछ दिन और नहीं रुक सकती, रिजर्वेशन है माँ, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। कहकर नजरें झुका लेती। उस समय उनकी आंखों की बेबस नमी सहन नहीं होती। शायद उसके लिए कुछ ना कर पाने की छटपटाहट होती थी, जो कि सीमा को भीतर तक हिला देती थी। एक बार माँ ने कहा भी था कि नाना के खेत बिकने के बाद 1 लाख रुपए देगी। पिताजी यहाँ की प्रॉपर्टी में भाइयों का हिस्सा तो नहीं दे पाएंगे, पर कुछ रुपए जरूर देंगे, उसका हक नहीं मारेंगे। तब उसने माँ से यही कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, रिश्तों में प्यार बना रहे, बस उसके लिए यही जरूरी है। पर माँ ने कहा जो जिसका है उसे देना ही है, ज्यादा तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही। पर उसने महसूस किया था कि माँ अपने बेटों के सामने उसके अधिकार की बातें नहीं कर पाती थी, कारण वह भी जानती थी कि आज भी गांव में बेटियों को जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। इसलिए माँ कहने में जी झिझकती थी। यही कारण था कि उसने भी कभी नहीं सोचा भाइयों से हिस्सा ले, परंतु माँ तो ममता लुटाने पर आए तो सागर की गहराई भी कम पड़ जाए। लेकिन ममता अधीन उनकी बेबस आंखें देखकर कभी कभी तो उसे माँ पर ही गुस्सा आता। मन करता बोल दो कि जब इतना ही चाहती हो तो बेटों के बराबर मुझे अधिकार देने में उनके सामने डरती क्यों हो। लेकिन अच्छा हुआ जो कभी नहीं बोली। जिस दिन उसे जाना होता तब बरामदे में रखे पलंग पर कपड़े बैग में रखती। माँ गुड़, अचार, पापड़, घी, मुरमुरे न जाने और क्या क्या लाकर रखते लगती। उसे बार बार मना करना पड़ता कि यह सब वह कैसे लेकर जाएगी। उनका बस चलता तो दाल चावल भी बांध देती। इस पलंग पर बैठी बहुओं से सामान मंगवाती रहती। कभी कभी हाथ जहाँ के तरह रोककर एकटक देखने लगती, जैसे उसकी छवि को आंखों में बसाना चाहती हो। पिताजी से लेकर पैसे तो देती ही, खुद के जोड़े हुए 4-5 हजार भी जरूर देती। उसे समय उनको देखकर ऐसा लगता हो न जाने अपनी बेटी को क्या क्या देना चाहती है, फिर भी उन्हें कम ही लग रहा हो। उसके बच्चों को गांव के कपड़े पसंद नहीं आएंगे तो हाथ में कपड़ों के पैसे देती। गांव में रहते हुए भी अपने बेटी दामाद पर खुलकर खर्च करती। उसे लगता कि यही कारण होगा जो भाइयों ने मां की बीमारी की खबर नहीं दी,
कि कहीं माँ ने उसे कुछ देने की बात ना कह दे। अगर वह देना चाहे तो ऐसी स्थिति में कोई मना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे ना बताने में ही भलाई समझी। उसे किसी अन्य बीमारी की खबर लगी तो वह भागती चली आई। भाई से जब भी फोन पर बात होती वह माँ ठीक है कहता और उनके आसपास न होने की बात कहता। बाद में बात करवाने का वादा करके फोन रख देता। माँ इस दुनिया को छोड़ गई पर भाइयों ने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। उनकी 13वीं के 2 दिन पहले गांव के ही किसी आदमी ने फोन करके खबर दी, वरना वह इस बात से अनजान रहती कि अब उसके सर से ममता का साया उठ गया है। वो बहुत तड़पी थी, जितना माँ के जाने से रोई थी उतना ही उनकी अपेक्षाओं के दर्द से बिलखी थी। जमीन जायदाद धन दौलत तो उसे कभी चाहिए ही नहीं था, पर उससे तो उसकी बेटी होने का भी अधिकार छीन लिया गया और वह कुछ ना कर सकी। उसने फैसला कर लिया था कि वह कभी नहीं जाएगी वहां, आखिर अब वहां उसका है ही कौन। माँ थी, वह चली गई। फिर क्रोध शांत हुआ तो उसने अपने आप को समझाया कि पिताजी तो है, उसे जाना चाहिए उनके पास। आखिर वह भी तो अकेले रह गए होंगे, पता नहीं उनकी कैसी हालत होगी। उनसे पूछना भी तो है, भाइयों ने नहीं बताया तो वो तो बता सकते थे। वह पिताजी से अकेले मिलने आए। पिताजी अकेले तख्त पर लेटे थे। उसे देखते ही पिताजी रो पड़े। उन्हें फूट फूट कर रोता देख सीमा अपने आप को रोक नहीं पाई, वो भी रोने लगी। बाद में उन्होंने बताया कि उसके भाइयों ने उनसे झूठ बोला कि उन्होंने मां की जाने की सूचना दे दी थी। पिताजी को तो यही लगता था कि सब कुछ जानने के बाद भी सीमा नहीं आई। उन्होंने पहली बार सभी को दोषी मानते हुए जोर से फटकार लगाई, पहली बार बड़ी बेटी होने के अधिकार से डांटा। तब किसी ने फोन खराब होने और नंबर ना लगने के बहाने बनाए। सीमा को मां बिना घर काटने को दौड़ रहा था। हालांकि इसका एक भाई पुराने वाले घर से इसी नए घर में रहने लगा ताकि पिताजी को अकेला ना लगे। तब भी सीमा के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे पहले मां ख्याल रखती थी, अब वैसा ही ख्याल पिताजी रख रहे थे। उन्होंने भी वही सब दोहराया जो मां कहा करती थी, उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मां की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे और उन्होंने मौसी के बेटे से बात भी कर ली है। सीमा को महसूस हुआ कि पहले से अब पिताजी कितने बदल गए हैं। मां के रहते हैं वो कभी नहीं पूछते थे कि उसने खाना खाया या नहीं, उसे किसी चीज की आवश्यकता तो या शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पता होता कि उनसे ज्यादा मां को ख्याल होता है। अब वह मां के अभाव में खुद से ही उनकी जिम्मेदारी निभा रहे थे। शायद उन्हें अपने बेटे बहू की लापरवाही का बोध था, इसलिए वो ज्यादा सजग हो गए थे। वापस जाने का समय आया तो वही बरामदा, वही तख्त पर, वहां उसके लिए जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीज देने को ललायत थे। मां नहीं थी। पिताजी उसके 2 कदम दूरी पर बैठे थे। पास ही में उसकी दोनों भाभियों खड़ी थी। उसे भेंट में देने के लिए चंद रुपयों के अलावा उनके पास कुछ ना था। जब भाभी ने पैसे देना चाहा तो उसने मना कर दिया, पर पिताजी को देखकर उसे लगा कि उन्हें दुख होगा खाली हाथ चली गई तो, इसलिए दोबारा भाभी ने जब आग्रह किया था उसने ले लिए। फिर जब पिताजी ने कुछ रुपए निकाल कर दिए तो माँ की आदत याद आ गई। उसने आंखों में आंसू भरे हुए पिताजी से पैसे ले लिए और भाई के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। जो गाड़ी आगे बढ़ती जाती पिताजी धुंधले दिखाई देते। अपने घर पहुंचकर सकुशल पहुंचने की खबर उसने पिताजी को दी। फिर उसने भाई और भाभी के फोन करने का इंतजार किया, पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया। अब उसने भी सोच लिया कि वह कभी फोन नहीं करेगी। दूसरे ही पल पिताजी का मुरझाया चेहरा सामने आ जाता। उसने सोचा आखिर उसमें पिताजी की क्या गलती, उन्हें तो शायद नंबर भी नहीं पता होंगे। ऐसा ख्याल आते ही उसने अपने पिताजी को फोन लगाया। उसका फोन जाने पर पिताजी बहुत खुश हुए, जैसे माँ होती थी। अब वह उसे फोन पर घर परिवार खेती सभी तरह की बातें करने लगे। ये सब बातें जबकि पहले माँ से उसके बारे में माँ से पूछा करते थे, उससे तो बस हाल चाल पूछ कर रख देते थे। अब सीमा का नियम बन गया था, हफ्ते 10 दिन में पिताजी को फोन लगाया करती थी। उनसे बात करके उसे तसल्ली मिल जाती थी। बीच में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि उनका नंबर ही नहीं लगा तो उसने अपने भाइयों के मोबाइल पर भी लगाकर पता किया, पर भाई और भाभियों ने दोबारा फोन करके औपचारिकता भी नहीं दिखाई। समय आगे बढ़ा जा रहा था और एक दिन ऐसा समय भी आया, उसने अपने पिताजी को फोन किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसने सोचा फोन दूर रखा होगा, इसलिए पता नहीं चला होगा, वह बाद में कर लेगी। परंतु कुछ घंटों के बाद फोन करने पर भी नहीं उठाया तो उसे उनकी कही बात याद आई।
पहले भी कई बार फोन की घंटी धीमी होने से उन्हें सुनाई नहीं दिया। सीमा ने चाचा के लड़के को फोन किया, पिताजी के मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ाने को कहा। उसके बाद तो कभी ऐसा ही नहीं वहां के पिताजी ने फोन न उठाया हो। शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। उसने भाई से फोन करके कहा कि पिताजी से बात करवा दो। भाई ने कहा वो किसी दूर गांव में आया हुआ है। इसी प्रकार वो पिताजी को फोन लगाती, कभी भाई को फोन करके पूछती, नए नए बहाने बनाकर टाल देता। लगभग 1 महीना हो गया, सीमा पिताजी से बात नहीं कर पाई। तब उसकी बेचैनी होने लगी, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। इन लोगों ने माँ के देहांत की भी खबर नहीं दी थी, तो अब कहीं नहीं मेरे बाबूजी को कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वो अपने मन को बहला लेती, इस बार इतने दिनों तक बात नहीं हुई तो शायद वो फोन लगा ले। पहले भी उन्होंने बताया था कि उनका बैलेंस खत्म हो गया था, वो दुकान पर जा नहीं पाए, तो सीमा ने उनके फोन पर ऑनलाइन रिचार्ज करवा कर बोला कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बार बहुत समय निकल गया, पिताजी से बात हुए 2-4 दिन सोच में निकल गए। सीमा ने गांव जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने पति से रिजर्वेशन करवाने के लिए कहा कि जितना जल्दी टिकट मिल सके बुक करवा दो। फिर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोपहर के 3 बजे बज रहे थे, सीमा का फोन बज उठा। उसे लगा पिताजी का फोन होगा, उसने तुरंत उठा लिया। अनजान नंबर देखकर फोन काटने ही जा रही थी और उसके हाल हेलो बोलते ही चचेरे भाई की आवाज। उसने बताया, पिताजी हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वो सुन तो होकर बैठ गई, उसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे क्या कहे। अभी माँ को गए 1 साल भी नहीं हुआ था, अब पिताजी भी उसे छोड़कर चले गए, पर कैसे? क्या वो बीमार थे इसलिए फोन नहीं उठा रहे थे? किसी ने उसे फोन करके नहीं बताया, जैसे पहले माँ के बारे में नहीं बताया था। उसके दिमाग में एक आंधी से चल रही थी, जुबान तालुक से चिपक गई थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, होंठ सिल गए थे। दूसरी ओर से आवाज आ रही थी, दीदी तुम ठीक हो? दीदी तुम आ रही हो ना, तुम्हारा इंतजार करें। हाँ बस इतना ही बोल सकी। फोन बिना काटे ही उसी समय गांव के लिए निकल गई। रात भर का सफर उसे सदियों सा लग रहा था, बस निर्धारित समय से 2-2.5 घंटे लेट पहुंची। इसी बीच भाई और चचेरे भाई के फोन आ चुके थे। अधिक देरी होते देख भाई ने चचेरे भाई को बस स्टैंड पर मोटरसाइकिल लेकर लेने भेज दिया था, ताकि वो जल्दी आ सके। मोटरसाइकिल से उतरकर वो दौड़ती भागती घर में घुसी। पिताजी की अंतिम विदाई की तैयारी हो चुकी थी। सबकी आंखें उसके इंतजार में मुख्य द्वार पर टिकी थी। उसे भीड़ में ना माँ की आंखें थी ना पिताजी की। उसे भीड़ में आज वह अकेली थी। पिताजी के चेहरे से कपड़ा हटाकर उसे अंतिम दर्शन के लिए कहा गया। बड़ी भाभी ने कुछ पैसे लाकर उसे दिए अर्थी में रखने के लिए। तभी उसकी छोटी भाभी गले लगकर रोने लगी। पिताजी की अर्थी उठाकर बाहर जाने लगे। वह ठीक से अपने पिताजी को देख भी नहीं पाई थी, उन्हें जी भर कर देखना चाहती थी। रोती हुई बाहर की ओर भागी। अर्थी को विदा कर खाली दामन लिए पिता का साया सर से उठता देखती रही। थके हुए भारी कदमों से भाभियों चाचियों के साथ घर में घुसी। रोते हुए उसने अपनी चाची से कहा, इनमें से किसी ने मुझे फोन भी नहीं किया, नहीं तो वह पिताजी से जीते जी मिल सकती। यह बताते हुए वो इस बात से अनजान थी कि उसकी बड़ी भाभी उसका खुद से अलग करना बहुत बुरा लग गया था। वह सभी को बता रही थी कि उन्होंने 22 दिनों में अस्पताल में पिताजी की कितनी सेवा की और उनके पति ने कितना खर्च किया। अब उसका यहाँ कोई भी नहीं है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे वहाँ रुकना पड़ा। वही घर, वही बरामदा, रिश्तेदारों की भीड़ में, पर वह अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। इस घर की 4 दीवारी में सिवाय घुटन की कुछ नहीं था। उसकी भाभियों को तुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। उसकी मौसी और चाची ही उसके पास बैठी थी। अब तो गांव की औरतें भी उसे देखते तो उनकी नज़रों में भी सहानुभूति दिखाई देती, जैसे कह रही हूँ कि बेचारी का मायका खत्म हो गया। उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। भाई उससे से दूर दूर ही रहते, ना जाने क्यों। तेरे भी संपन्न होते ही दूसरे दिन उसने जाने की तैयारी की। रुकने के लिए चाची, मौसी, बुआ ने कहा। मौसी की बहू ने कहा, पर जिनको कहना चाहिए था, शायद उन्हें डरता कि कहने पर 1-2 दिन न रुक जाऊं, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। वो एक बार फिर उसी तख्त पर बैठी थी। हुआ चाचा मौसी सभी उसके पास बैठी थी। बुआ ने पूछा, कर ली तैयारी? उसने कहा हाँ। खाना खाया? उसने कहा हाँ।
सुबह का नहीं, हम दिन का पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे भूख नहीं है। उसने कहा वह मन में सोच रही थी कि उसे भूख लग रही है, पर किसी ने पूछा ही नहीं। वो खुद खाना लेकर एक बार के लिए दोषी नहीं बनना चाहती थी। अरे भूख कैसे नहीं, शाम होने जा रही है, मैं लाती हूँ खाना। यह कहते हुए मौसी की बहू अंदर गई जहाँ खाना और मिठाई रखी हुई थी। मिठाई ले जाने के लिए बांध दी है। उसने कहा, मैं नहीं ले जाऊंगी। अरे कल तक तो बाल्टी भर भर कर मिठाइयाँ रखी थी, बड़ी वाली के मायके वालों को बांध दी या छिपा दी। मौसी की बहू ने बाहर आते हुए कहा, भाई बड़ी चालाक है यह बहुएं, कहीं कोई खाना इसलिए छुपा दी है, अपने मायके वालों को ही देगी। इकलौती नंद के लिए अब कुछ नहीं है इनके पास। आप खाना खा परेशान हो रही है, मैं कुछ नहीं लेकर जाने वाली। कहते हो उसे अपनी माँ की याद आ गई, वह न जाने क्या क्या बांध कर देती थी। तभी उसकी छोटी भाभी आई, बोली गुड, और मुरमुरे रख दूँ? दीदी। बुआ जी बोली, क्यों मिठाई नहीं बची? कल तक तो बाल्टी भर भर कर थी। हाँ थोड़ी बची है। देखते हुए बोली, सीमा ने मना कर दिया। नहीं, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगी, उसने इतनी जोर से कहा जो उसके दूसरे छोर पर बैठे बड़े भाई भाभी भी सुन सके। उसने अपनी बेटी से पर्स मंगवाया और पैसे देते हुए बोली, पिताजी की अर्थी में जो पैसे देने मेरी तरफ से ही होने चाहिए, इसलिए पैसा तुम्हें रखना ही पड़ेगे। इन सब बातों से उसने जाता दिया कि वह लोग उसे बोझ ना समझे। वो उनका एक भी पैसा अपने लिए नहीं लेगी। शाम को जब वो जाने लगी तो छोटी भाभी ने औपचारिकता दिखाते हुए सबके सामने कहा, आती रहना दीदी, माँ पिताजी नहीं है तो क्या, हम तो हैं। पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके मन में चल रहा था कि तुम एक बार फोन करोगी तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। आज फिर उसकी आंखें भर आई, चाह कर भी वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। कोई नहीं था जिसके कंधे पर वह आप सर रखकर रो सके। उसने अपने रुमाल से जल्दी से आंसू पोंछे। घर की चौखट से बाहर कदम रखते ही उसे लगा अब उसका मायका खत्म हो गया। भाई की गाड़ी में स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गई। जाते हुए भाई से कहने वाली थी कि माँ पिताजी के ख्याल रखना। माँ कहते हुए रुक गई। अब उसकी फिक्र करने वाले माँ पिताजी नहीं है। भाई भी शायद समझ गया, बिना कुछ बोले चला गया। सीमा बस से अपने ससुराल आ गई। दूसरे दिन वह फाइल लेकर वकील के पास गई। लगभग एक हफ्ते बाद उसने वकील को घर बुलाया। वकील को घर आता देख राकेश को आश्चर्य हुआ। वह बैठा, सीमा वकील को क्यों बुलाया है? राकेश, बताती हूँ, पर वादा करो मेरे काम में बड़ा मत डालना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे काम में वादा डालूंगा? राकेश बोला। राकेश, भगवान ने एक बेटा और एक बेटी देकर हमारा परिवार पूरा कर दिया, दोनों हमारे लिए बराबर हैं न? वह बोली। राकेश बोल, हाँ, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे जाने के बाद हमारी बेटी का मायका सुरक्षित रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। इसलिए मैंने इस घर का आधा हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया है। ए प्रॉपर्टी के कारण ही सही हमारी बेटी का मायका और रिश्ता दोनों जीवित रहेंगे। राकेश की निशब्द होकर सीमा की ओर देखता रहा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।